Hello everyone, welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Friends, how are you? आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। डिमांड टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, तो डिमांड टॉपिक के अंदर हम लोग बात कर रहे थे इलास्टिसिटी की, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की। तो आज हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने मेथड बताया था। एक मैंने मेथड बताया था आपको, कौन सा, परसेंटेज मेथड, और एक बताया था प्रोपोर्शनेट मेथड, और एक बताया था हमने आर्क मेथड। ये 3 मेथड बताए थे। तो आज हम लोग एक और मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर एंड आउटले मेथड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड से कैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, फाइंड कैसे की जाती है। तो देखिए, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहें और आपको इकोनॉमिक्स का प्रॉपर लेक्चर अच्छे से समझ में आता रहे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है। ई पी इक्वल टू 0, ई पी इक्वल टू इन्फिनेटिव, ई पी इक्वल टू 1, ई पी इक्वल टू लेस देन 1 और ई पी इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से 5 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर एंड आउटले मेथड है, इसमें 2 तरीके की इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ई पी इक्वल टू 0 और ई पी इक्वल टू इन्फिनेटिव को कैलकुलेट नहीं किया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड में। ये भी बात पता होनी चाहिए आपको। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बाय दिस मेथड। केवल 3 तरीके की इलास्टिसिटी इस मेथड से कैलकुलेट की जाती है। पहला ई पी इक्वल टू 1, दूसरा ई पी इज ग्रेटर देन 1, तीसरा ई पी इज लेस देन 1। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। वेयर चेंज, थोड़ा सा हम आपके लिए इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, वेयर चेंज इन प्राइस बट टोटल एक्सपेंडिचर आर नॉट चेंज। देखिए, यहाँ पर एक्सपेंसेस से मतलब होता है किसी भी पर्सन के एक्सपेंसेस को ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्राइस, तो देखिए प्राइस दिया हुआ किसी गुड्स का 50 से 60 हो गया, क्वांटिटी उसने 300 से 250 खरीदी। जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी उसने कम खरीदी। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है कि उसके पास खर्चा करने के लिए केवल 15,000 रुपये ही हैं दोनों ही केस में। देखिए, रुपए तो 15,000 ही हैं, लेकिन अगर प्राइस उसका बढ़ा तो उसने क्वांटिटी उसमें फिर कम खरीदी। सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़ 50 रुपये की आज की डेट में मिल रही है, ठीक, और आपके पास 15,000 रुपये हैं, तो उसमें आपको कितनी चीज़ मिलेगी? 300 यूनिट। और अगर उसी की कीमत 60 रुपये हो जाती है तो यूनिट आपको कम मिलेगी, क्योंकि रुपए बढ़ गए हैं तो 250 यूनिट मिलेगी। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद यहाँ ई पी इक्वल टू 1 है, इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ई पी इक्वल टू 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस एक्सपेंडिचर आल्सो बी चेंज्ड। ओके, ठीक है। तो देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। देखिए, प्राइस, यूनिट और एक्सपेंडिचर। तो अब की बार क्या है कि हमने, हमारे पास 15,000, हमारे पास देखिए कि 15,000 रुपये थे, फिर 15,600 रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ, फिर 13,200 रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ। तो अलग अलग एक्सपेंडिचर हुए और अलग अलग प्राइस हुआ, और फिर यूनिट भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि व्हेन चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्रिएट डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। मतलब देखिए, प्राइस अगर बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, और प्राइस अगर घटा है तो एक्सपेंडिचर भी घटा है। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जो यहाँ पे हुआ है वही यहाँ पर हुआ है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ऐसे केस में ई पी इज लेस देन 1 हो जाता है, क्योंकि ई पी इज लेस देन 1 कब होगा? जब, बताइए कब होगा? जब एक्सपेंसेस में ज़्यादा और प्राइस में कम चेंज आएगा, तब ई पी इज लेस देन 1 होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, इस एग्जांपल में देखिए ई पी इज ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस तो बढ़ा लेकिन एक्सपेंसेस कम हो गया। ठीक, एक्सपेंसेस हमारा कम हो गया, तो इसमें ई पी इज लेस देन 1 है, क्योंकि क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी में 100 का चेंज आ रहा है, प्राइस में 20 का चेंज आ रहा है। सोचिए, क्वांटिटी में जब कम चेंज आए, मतलब 100 का चेंज आए, और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? प्राइस में 20 का चेंज आए,
तो आप बताइए 20 से 100 में भाग करेंगे 5 आएगा, तो ये 1 से ज़्यादा है कि कम है। तो क्वांटिटी और प्राइस को तो ध्यान देना ही देना है, क्योंकि फार्मूला ही है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज, तो ग्रेटर देन इलास्टिसिटी आएगी, 1 से अधिक इलास्टिसिटी आएगी, और यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स रिलेशन कैसे, मतलब प्राइस तो बढ़ेगा, क्वांटिटी एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर। इसे ही हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एंड आउटले मेथड। ओके, वेरी गुड। अब देखिए इनकम इलास्टिसिटी, हमने आपसे कल कहा था कि इलास्टिसिटी मेनली आपको बताया था हमने कौन कौन सी होती है। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी। पहला कौन सा बताया था हमने, प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि जिसको ईपी लिखते हैं। दूसरा हमने बताया था पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसे आप फिर से ईपी लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमने बताया था इनकम इलास्टिसिटी, जिसे ई वाई लिखा जाता है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ई वाई, इनकम इलास्टिसिटी। और इसी तरीके से क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, जिसे ईसी लिखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अब इनकम इलास्टिसिटी पे। देखिए इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस में चेंजेस दिखा जाता है और क्वांटिटी में चेंजेस दिखा जाता है, जबकि इनकम इलास्टिसिटी में इनकम में चेंज देखा जाएगा और क्वांटिटी में चेंज देखा जाएगा। तो चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम, देखिए इनकम ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम, दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम के कारण जब क्वांटिटी में चेंज होगा तो इनकम इलास्टिसिटी कहलाएगी। जैसे इनकम 2000 से 10,000 हो गई, तो क्वांटिटी 2 से 12 यूनिट आप खरीद लेंगे। ओके, तो यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके, ठीक। इसके बाद देखिए हेयर इनकम इलास्टिसिटी इन द केस ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, गुड्स आर द नेचर ऑफ गिवन गुड्स। ये गिवन गुड्स हैं, गिवन गुड्स, आंसर विल बी नेगेटिव। समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर क्या है कि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप में जो गुड्स होगा, मतलब अगर उल्टा रिलेशन होगा प्राइस और क्वांटिटी में, तो गिवन गुड्स होगा। ये बात याद रखिएगा इनकम इलास्टिसिटी में, मतलब कि अगर किसी की इनकम कम होगी तो वो जो है ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेगा। या आप ये कह सकते हो कि अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो वो जो गिवन गुड्स हैं वो कम खरीदेगा। ओके, सीधी सी बात है, वो फिर हाई क्वालिटी के गुड्स पे जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे वहाँ गिवन गुड्स होगा इनकम के केस में। ओके, जैसे मान लीजिए आपकी अगर इनकम बढ़ गई तो आप लो क्वालिटी की गुड्स क्यों खरीदेंगे, उसे कम खरीद देंगे। इनकम बढ़ गई है तो हाई क्वालिटी की गुड्स खरीदेंगे। तो इनकम बढ़ेगी तो आप लो क्वालिटी के गुड्स जो है नहीं खरीदेंगे, इसलिए यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, इसीलिए यहाँ गिवन गुड्स है। आर्क मेथड से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर कोई मेथड नहीं दिया होता, हमने आपको बता दिया था। एक क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा है, इनकम वॉज चेंज बाई 23%, देन क्वांटिटी चेंज 3600 यूनिट से 4320 यूनिट, देन इलास्टिसिटी क्या होगी। तो देखिए हमें इनकम, चेंज इन इनकम तो दिया हुआ है जो कि हमेशा नीचे होता है, क्वांटिटी का चेंज ऊपर होता है। तो क्वांटिटी में कितने का चेंज आया, 3600 से 4300, कितने का चेंज आया, 720 का। तो क्वांटिटी का चेंज ऊपर करो और ये परसेंटेज निकालो इसका, क्योंकि इनकम का परसेंटेज दिया हुआ है, इनकम का परसेंट तो दिया है 23%, लेकिन क्वांटिटी का परसेंट नहीं दिया है। इनकम का परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 23% से चेंज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी का चेंजेस नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया। तो क्वांटिटी का परसेंटेज हम निकाल लेंगे इंटू 100 करके, मतलब वही फॉर्मूला कि जितना चेंज है चेंज अपॉन बेस इंटू 100। तो जैसे हमने निकाला तो आंसर आएगा कितने परसेंट, 20%। बस, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम, तो आंसर आ गया ई वाई इज लेस देन 1। ई वाई, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी को वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन इनकम इलास्टिसिटी कर्व विल बी व्हेन डायरेक्ट रिलेशनशिप कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। देखिए डायरेक्ट रिलेशन में कर्व ऊपर की ओर जाता है, ध्यान से देख लीजिए। व्हेन इनवर्स रिलेशनशिप कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशन में ऐसे जाता है, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये इनवर्स रिलेशनशिप में है इनकम में। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 4800 से 5400 हो गया और 120 से 110 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बढ़ी, यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ, यहाँ घटा, सॉरी नहीं नहीं नहीं,
यहाँ पर 4800 से 5400 हो गया, यहाँ 120 से 110 हो गया, तो ये घटा है, लेस हुआ है ना, मतलब अपोजिट हुआ। यहाँ बढ़ा, यहाँ पे 4800 से 5400, यहाँ 120 से 110, तो यहाँ घटा। यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पर गेफन गुड से मैंने बताया था, आर्क मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा EP इज लेस देन 1। ठीक, अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है क्रॉस इलास्टिसिटी। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, यहाँ पर रिलेटेड गुड्स में अगर आपके चेंज होगा, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कुछ चेंज होगा तो उसकी क्वांटिटी में भी चेंज आएगा, तो इसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों समझिए क्रॉस का मतलब। क्रॉस का मतलब अगर हम कुछ इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी चेंज हो जाए, इसमें भी चेंज हो, इसे क्रॉस कहते हैं। मतलब अगर हम दो गुड्स हैं, मान लीजिए गुड्स A गुड्स B, अगर गुड्स B के प्राइस में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो गुड्स B की क्वांटिटी में कुछ चेंज होगा, ये कहना चाहता है। समझ गए? देखो एग्जाम्पल के थ्रू, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। या फिर ऑन बीइंग अदर गुड्स एंड अदर क्वांटिटी देयर इज क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे रिलेटेड गुड्स को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसमें ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स क्या होता है, पहले इसको समझो। तो दोस्तों रिलेटेड गुड्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स रिलेशन होता है। जरा सब्स्टिट्यूट गुड्स के कुछ एग्जाम्पल भी समझेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं, समझिए। और ये देखिए कम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो निगेटिव होती है, क्योंकि रिलेशनशिप इन्वर्स होता है, ये याद रखिएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं, ज़रा ये भी समझ लो। जैसे कि जिसका सब्स्टिट्यूट हो, मतलब जैसे कॉफ़ी एंड टी, ये आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर हम आपसे कहें कि भाई हम कॉफ़ी आपको नहीं पिला सकते, तो इसकी जगह पे आप क्या पीना चाहेंगे? फिर तो टी पियेंगे ना। अगर हम कहें टी नहीं पिला सकते तो टी की जगह क्या पियेंगे? कॉफ़ी पियेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब जब चाय, अगर मान लो कि चाय नहीं मिलेगी, टी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी और आप टी डेली पीते हैं, तो टी की जगह क्या पियेंगे फिर? और उस समय कॉफ़ी मिल रही होगी तो कॉफ़ी ही पियेंगे ना, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं पी सकते। तो वही टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर सोचिए 1 मिनट के लिए कि अगर टी के जो प्राइस हैं, टी के प्राइस अगर बढ़ जाएं, टी के जो है प्राइस बढ़ जाएं, तो फिर डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? क्वांटिटी किसकी बढ़ जाएगी? क्या कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी? सोचो अगर टी जो है वो 500 रुपये का 500 ग्राम आने लगे, 500 ग्राम 500 की आने लगे, और कॉफ़ी 100 रुपये की 500 ग्राम आने लगे, तो आप क्या पियेंगे? कॉफ़ी ना। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर किसी एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो इस तरीके से जब दूसरे की क्वांटिटी में चेंज हो, एक के प्राइस में चेंज होने से, तो ऐसे ही गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। क्योंकि डायरेक्ट कैसे? जैसे हमने बताया कि अगर मान लीजिए कि चाय के प्राइस बढ़ गए, तो फिर कॉफ़ी की डिमांड यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दोनों में कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जरा इसको समझ लो भाई। जो एक दूसरे को कंप्लीट करें, कंप्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। जैसे जैसे कि हम बात करें इंक और मार्कर, मार्कर के बिना इंक बेकार है। ठीक। तो एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं। जैसे कि बाइक, पेट्रोल, पेट्रोल के बिना बाइक बेकार है, एक दूसरे को कंप्लीट कर, तो ये कंप्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। अब समझिए इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम मान लीजिए 1000 रुपये हो जाए आज की डेट में, 1000 रुपये का 1 लीटर, तो बताइए बाइक का क्या होगा? बाइक कम खरीदेंगे लोग,
मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो बाइक की डिमांड घट गई कि नहीं घट गई, बताओ, घट गई कि नहीं घट गई? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बाइक की डिमांड घट गई। दिख रहा है? इनवर्स रिलेशन है कि नहीं है, बोलो, है ना? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर कौन सी इलास्टिसिटी होगी? नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी। और कौन सा गुड्स होगा? कम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। ये बात याद रखना पेपर के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने का, तो कोई मेथड नहीं कहेगा, आर्क लगाएंगे वही Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2, ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन होगा तो माइनस में ही आंसर लगाएंगे, लास्ट में माइनस और प्लस का चिन्ह लास्ट में लगाएंगे, ऊपर सॉल्व करते समय माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन द केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखिए इनवर्स रिलेशन होता है, तो शेप कैसे बनता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स में बनता है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में ध्यान से देख लीजिए आप लोग, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल के साथ, अगर आपने वीडियो मिस नहीं किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो ऊपर की हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, सब अप जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना आ गया, तो क्वेश्चन है, तो आप ये तो सॉल्व कर ही लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, समझिए ध्यान से। इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव इन गिवन गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद रखिएगा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है एंड गिवन गुड्स में निगेटिव, इन दोनों ही गुड्स में इलास्टिसिटी निगेटिव होती है, ये याद रखना, गिवन में और कम्प्लीमेंट्री में, ठीक। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स और लग्जरी गुड्स में इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, यानी कि ईपी जो होता है या इलास्टिसिटी जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और लग्जरी गुड्स में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा होती है। नेसेसरी गुड्स में एक से कम होती है इलास्टिसिटी। फिर से एक बार देख लो, एक बार आप, इलास्टिसिटी निगेटिव होती है किसमें? कम्प्लीमेंट्री और गिवन गुड्स में, ठीक। इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव होती है, लग्जरी गुड्स में पॉजिटिव होती है। इलास्टिसिटी नेसेसरी गुड्स में एक से कम होती है, यानी कि लेस देन 1 होती है। जैसे नेसेसरी गुड्स है, जर्नल गुड्स है, जर्नल गुड्स में क्या आता है? नेसेसरी गुड्स रोटी कपड़ा मकान, जर्नल गुड्स में फ़ैन टेलीविज़न रेडियो चेयर, और वेरी फ्यू प्राइज गुड्स, मतलब जैसे कि जिसके कीमत बहुत कम है, जैसे कि मैच बॉक्स, देखिए मैच बॉक्स, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो एक से कम होगी या फिर 0 होगी, मैच बॉक्स। नेक्स्ट, ईपी इक्वल टू इन्फिनेटिव परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी ईपी इक्वल टू इन्फिनेटिव होती है जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसमें मैंने बाइक और पेट्रोल का एग्जांपल दिया है। ईपी इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी 0 होती है अनरिलेटेड गुड्स में, जैसे कि नमक, जो किसी से इसका रिलेशन नहीं होता है, इसमें ना तो सब्स्टिट्यूट आता है ना ही कम्प्लीमेंट्री आता है, अलग ही ये प्रोडक्ट है, तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो 0 होती है। मतलब इतना तो, इलास्टिसिटी का मतलब है कि कितना यूज किया जाएगा, बताइए। नमक, आपकी इनकम या प्राइस कितना भी बढ़ जाए, आप नमक उतना ही यूज करेंगे हर बार जितने की आपकी डिमांड है, हर बार क्या है, एक सेम लेवल पे यूज करेंगे ना, सेम लेवल पे। मान लीजिए आज आपका नमक का प्राइस मान लीजिए बढ़ गया खूब, तो भी नमक उतना, प्राइस नमक का कम हो गया, 2 रुपये हो गया, तो भी नमक उतना ही यूज करेंगे ना, जितने की ज़रूरत है उतना ही यूज करेंगे ना, सेम लेवल पे। आपकी इनकम बढ़ गई तो भी नमक क्या बहुत ज़्यादा ले लोगे? नहीं। आपकी इनकम घट गई तो भी नमक क्या कम लोगे? नहीं, जितने की ज़रूरत है उतना नमक तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए इलास्टिसिटी यानी कि नमक में कोई चेंज नहीं आता है, और इसलिए अनरिलेटेड गुड्स है ये, और इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। गुड्स कितने प्रकार के होते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स के टाइप पढ़ाए गए हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखिए प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? विच इज़ यूजफुल टू प्रोड्यूस
एनी अदर थिंग दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे मशीन का यूज क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए मशीन को प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, आफ्टर प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय मशीन, गुड्स यूटिलाइज्ड बाय फाइनली अ कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कोई गुड्स बन गया, अब उसे कंज्यूमर यूज करेगा, इसलिए वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल, ऐसे गुड्स जो कुछ समय तक चले, ड्यूरेबल गुड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर सम टाइम्स कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स, जैसे वॉच और बाइक कुछ समय खरीदने के बाद चलते हैं। ऐसे गुड्स जो तुरंत खराब हो जाएं, जैसे वेजिटेबल, मिठाइयाँ, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड और कंपनी डिमांड, इसमें क्या अंतर है। जब ग्रुप ऑफ कंपनी विच प्रोड्यूस एनीथिंग इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिमांड, मतलब जब ग्रुप ऑफ कंपनी किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं मिलकर, तो कहलाता है इंडस्ट्रियल डिमांड। जैसे कि कॉटन और कलर बोथ आर डिमांडेड एंड रिक्वायर्ड बाय ऑल क्लोथ कंपनी। सभी क्लोथ कंपनी को क्या चाहिए बताओ, कॉटन चाहिए और कलर चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिमांड। ठीक है, समझना। और व्हेन इंडिविजुअल कंपनी रिक्वायर स्पेसिफिक मटेरियल, जब कोई कंपनी अपने हिसाब से स्पेसिफिक मटेरियल रिक्वायर करती है, तो दिस इज कॉल्ड कंपनी डिमांड। ठीक है, वेरी गुड। स्पेसिफिक कलर और डिजाइन जैसे कि। इसके बाद देखिए, डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनॉर्मस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, व्हेन पर्टिकुलर गुड्स रिक्वायर्ड अनदर गुड्स फॉर इट्स यूज, नॉट यूजफुल सिंगल या एलॉन सेपरेटली, एलॉन की जगह यहाँ पे लिखेंगे सेपरेटली, नॉट यूजफुल सेपरेटली इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। मतलब जब कोई गुड्स अकेले नहीं यूज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। जैसे कि सीमेंट का यूज अकेले नहीं कर सकते, सीमेंट को मोरंग के साथ, ईंटों के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, व्हेन वन गुड्स इज यूज्ड सिंगल या सेपरेटली इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोनॉर्मस डिमांड। जैसे वॉच का यूज अकेले कर सकते हैं, किसी और गुड्स की जरूरत नहीं है, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉर्मस डिमांड। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ गुड्स जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ गुड्स थे, इनको आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये डिमांड का चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। ये लेक्चर नंबर आपका 14 था, लेक्चर नंबर 14 तक हम लोगों का डिमांड का चैप्टर था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर सप्लाई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सप्लाई पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और दोस्तों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग सीख सकें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।